आज के स्लाइड्स भी मैं स्लाइड्स डॉट गूगल से लिया हूँ और आज के टॉपिक है हमारे फंक्शंस। तो फंक्शंस दो किस्म के हैं, कल हम पढ़े थे, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक प्री डिफाइंड फंक्शन। तो हम आज उस फंक्शंस में दोनों किस्म के दो अकसाम हैं उसके, तो दो अकसाम पे हम आज रोशनी डालेंगे। तो आज के हमारे क्लास में हम क्या सीखेंगे, हम एक बार देख लेंगे ये पे। तो प्री डिफाइंड फंक्शन किसे कहते हैं और वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे, रुख करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते क्या है और उस फंक्शन को कैसे लिखते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोग्राम में। उसके बाद हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो फंक्शन वैल्यू को कैसे रिटर्न करेगा वो हम देखते हैं। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन पैरामीटर्स को लेता है, तो पैरामीटर्स को लेने के तरीके को कहीं जगह उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं, कहीं जगह पे उसको फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं। तो हम आज की क्लास में ये क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअल पैरामीटर्स किसे कहते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स किसे कहते हैं, और प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फंक्शन के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट ज़रूरी है डिस्कस करना कि फंक्शन से एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि आप घर बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो ईंट की जरूरत पड़ती है। ईंट को लाकर आप एक से एक जमाते हैं, पूरी दीवार लाकर नहीं खड़ा करते, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, एक ईंट के ऊपर एक ईंट लगाते हैं। तो प्रोग्राम अगर हमारा दीवार है तो फंक्शंस हमारे ईंट है। तो फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्राम को बनाते हैं। तो फंक्शंस क्या होता है, हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, एक छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और एक एक हिस्से को अलग अलग फंक्शन में लिखते हैं और इन सारे फंक्शंस को एक जगह जोड़ देते हैं ताकि हमारा पूरा मुकम्मल प्रोग्राम बन जाए। अगर हमारा प्रोग्राम बड़ा है तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। प्रोग्राम को क्या करते हैं, हम छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और प्रोग्राम को छोटे हिस्से में डिवाइड करके हम क्या करते हैं, एक एक हिस्से को अलग अलग फंक्शन लिखते हैं। जब एक एक हिस्से को अलग अलग फंक्शन लिखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें जो भी एरर्स आएंगे तो वो सही से समझ में आएंगे, इजी से समझ में आएंगे और हम जल्दी उस एरर्स को हटा पाएंगे। अब पूरे फंक्शंस लिख देने के बाद उन पूरे फंक्शंस को मिलाकर जोड़ देते हैं तो हमारा प्रोग्राम बन जाता है। तो फंक्शंस हमारे प्रोग्राम के लिए बेहद ज़रूरी है। हम हमारे प्रोग्राम में फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है फंक्शंस के, अब हम देखते हैं। ए प्रोग्रामर कैन, मतलब जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, पूरा प्रोग्राम के बजाय आप सिर्फ वही फंक्शन पे तवज्जो दे सकते हैं जो फंक्शन आप लिख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम पूरा प्रोग्राम लिखते बैठेंगे तो पूरे प्रोग्राम में तवज्जो देना पड़ता। अगर हम प्रोग्राम को फंक्शंस में बांट दिए, अलग अलग फंक्शंस में बांट दिए, तो एक फंक्शन लिख रहे हैं तो हम उस एक ही फंक्शन पे तवज्जो देंगे, बाकी दूसरे पे नहीं देंगे। जो लिख रहे हैं उस पे तवज्जो देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एक प्रोग्राम को दो लोग तीन लोग मिलकर लिख रहे हैं, ग्रुप में बना रहे हैं प्रोग्राम को ग्रुप में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ग्रुप में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं कि चार लोग हमारे ग्रुप में है तो हम प्रोग्राम को चार फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। एक एक स्टूडेंट एक एक फंक्शन लिखेगा और वो चार फंक्शंस को एक जगह जोड़ देते हैं। तो ये हमारे लिए प्रोग्राम्स लिखना आसानी हो जाता। जब आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करेंगे या रियल टाइम में प्रोजेक्ट करेंगे, उस प्रोजेक्ट्स में इसी तरह होता है। प्रोग्राम को क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक एक हिस्सा एक एक आदमी को दे देते हैं। चलिए ये आपका हिस्सा है और आप अपना प्रोग्राम फंक्शन लिख के लाइए। तो वो बंदा जो है, उसको जो फंक्शन मिला वही फंक्शन का कोड करता है, बाकी दूसरे लोग वो अपने अपने फंक्शंस के कोडिंग करते हैं। जब सबका फंक्शंस के कोडिंग्स हो जाए तो पूरे फंक्शंस को एक जगह मिलाकर हम क्या करते हैं, असेंबल करके प्रोग्राम को चलाते हैं। और यहाँ पे एक अहम एडवांटेज ये है यहाँ पे कि हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक फंक्शन को हम एक जगह लिख के रख लिए तो उसी फंक्शन को कई प्रोग्राम्स में कई जगहों पे ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रोग्राम को यहाँ से निकाल के वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से हटा के फिर दूसरे फंक्शन में, दूसरे प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में भी हम फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रीयूजेबल, मतलब दोबारा दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार लिखेंगे कई मरतबा हम उसको यूज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रीयूजेबल। अब फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें प्रोग्राम पढ़ने में सहूलत हो जाती है, प्रोग्राम समझने में सहूलत हो जाती है। मतलब कौन सा कोड क्या काम कर रहा है ये हमें आसानी से समझ में आ जाता। ये हमारे चार एडवांटेजेस है फंक्शंस के बारे में।
अब हम चलते हैं आगे। फंक्शंस में तीन चीजें होना जरूरी है। एक हम कॉल्ड मॉड्यूल कहते हैं, जिसे फंक्शंस को बुलाते हैं, और एक है जो उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, मिनिएचर प्रोग्राम्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को बनाने में हम छोटे फंक्शंस को बनाते हुए मिलाकर मर्ज कर कर बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, फंक्शंस के दो अकसाम है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर हम पढ़ेंगे आज पहले। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं कि फंक्शंस का कोड, हर चीज फंक्शन ऑपरेटिंग सॉरी प्रोग्राम बनाने वालों ने, लैंग्वेज बनाने वालों ने लिख दिया है। मतलब वो फंक्शंस का नाम भी उन्होंने ही देंगे। फंक्शन में चार चीजें होना जरूरी है, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक रिटर्न टाइप का होना जरूरी है, फंक्शन का नाम का होना जरूरी है, फंक्शन के पैरामीटर्स होना जरूरी है, और फंक्शन का कोड लिखते हैं। मतलब ये चार चीजें हम फंक्शन में लिखते हैं। तो ये चार भी चीजें कौन देते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन में? जो कंपाइलर बनाए, जो लैंग्वेज बनाए, लैंग्वेज बनाने वाले डेवलपर्स लिख देते हैं। तो डेवलपर्स लिखते हैं तो सिर्फ हमें क्या देते हैं, उसका नाम देते हैं और उसका काम क्या है बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्री डिफाइंड फंक्शंस कुछ है मेरे। एक फंक्शन है एसक्यूआरटी। आप समझ गए होंगे एसक्यूआरटी फंक्शन क्या करेगा। एसक्यूआरटी फंक्शन क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकालेगा। जैसे कि अगर इस फंक्शन को मैं वैल्यू 4 दूंगा, एक्स में 4 रखकर इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो मुझे आउटपुट आएगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। और उसी तरह दूसरा फंक्शन है, इस तरह कई फंक्शन है। एक है पावर फंक्शन। पावर यानी एक्स पावर वाई करेगा। यहाँ पे ये फंक्शन क्या करेगा, एक्स को पावर वाई कर देगा, यानी एक्स को वाई मर्तबा मल्टीप्लाई करते जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 रखूंगा, एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 3 रखूंगा, तो एक मिनट मैं लिख के बताता हूँ आपको। अगर आपके एक्स में 2 वैल्यू है और वाई में 3 वैल्यू है, तो ये पावर फंक्शन क्या करेगा, 2 पावर 3 करेगा, यानी 2 को 3 मर्तबा मल्टीप्लाई करेगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह पावर फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके बारे में हम आगे मैं स्लाइड में दिखाऊंगा। इसका प्रोग्राम भी है मेरे पास फ्लोर का, तो प्रोग्राम के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फ्लोर में क्या होता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेपरेट लाइब्रेरीज। मतलब ये प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज में इसको रखते हैं। जैसे कि ये जो फंक्शंस है एसक्यूआरटी, पीओडब्ल्यूआर, फ्लोर फंक्शन, कौन से लाइब्रेरी में जुड़े हुए हैं? ये मैथमेटिकल लाइब्रेरी में जुड़े हैं, मैथ लाइब्रेरी में जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह हमारे आईओ फंक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस। वो इनपुट आउटपुट फंक्शंस किस में जुड़े हुए हैं? हमारे आईओ स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं। और मैथ फंक्शंस हमारे किस में जुड़े हुए हैं? एक हेडर फाइल है जिसका नाम है cmath.h। मतलब जब भी आप मैथ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो ये जो cmath हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। अगर आप आईओ फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे पावर फंक्शन है, एक्स वाई सेम है, एक्स पावर वाई करेगा। ये पावर 2, 3 अगर देंगे तो 2 को कितने मरतबा मल्टीप्लाई करेगा? 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू 2 4 होएगा, 4 इंटू 2 8 आएगा। तो आंसर यहाँ पे 8 है। और एक दूसरी बात यहाँ पे खासकर सी और सी प्लस प्लस में एक बात आप याद रख लेना, जहन में रख लेना, मैथमेटिकल फंक्शंस, लगभग मैथमेटिकल फंक्शंस एक वैल्यूज को जब भी वो रिटर्न कर रहे हैं तो वो रिटर्न वैल्यू उनकी डबल में होगी, फ्लोट में नहीं होगी। ये बात याद रखना। वो कौन सी वैल्यू को रिटर्न करते हैं? डबल वैल्यू को ही रिटर्न करते हैं। और एक्स वाई पैरामीटर्स है, मतलब ये एक्स वाई क्या है? पैरामीटर्स है। और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? डबल को रिटर्न करता है। तो 8 को रिटर्न करता है, तो ये 8 का टाइप क्या होगा, डाटा टाइप क्या होगा आपका? क्या बोलते हैं? डबल होता है।
और इसको हमारे फंक्शन में कैसे लिखते हैं मैं आपको प्रोग्राम में लिख कर दिखाता हूँ। आगे हमारा प्रोग्राम है। अब जैसे कि स्क्वायर रूट फंक्शन है SQRT, क्या करता है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 मतलब स्क्वायर रूट का 2.25 क्या है, 1.5 है, मतलब 1.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2.25 आएगा। और ये भी किसको रिटर्न करता है, डबल को ही रिटर्न करता है। तो लगभग हमारे सारे मैथमेटिकल फंक्शंस डबल को ही रिटर्न करेंगे, इनका रिटर्न टाइप डबल ही होता है। अब उसके बाद फ्लोर फंक्शन है, जैसे मैंने कहा था फ्लोर फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम फ्लोर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, देखिए जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक नंबर दिया हूँ मैं 48.79। अब ये 48.79, 48.8, 48.9, 49 ये नंबर्स है, 48 से 49 तक नंबर्स है। तो 48.0 से 48.9 तक सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 48.0। तो ये रिटर्न करेगा सबसे छोटा नंबर 48.0। अगर मैं रेंज लिख लूंगा 48 पॉइंट के बाद से कितने नंबर्स आएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे 48.0, 48.1, 48.2, इस तरह 48.9 या 48.99, इस तरह नंबर्स में कंटिन्यू लिखूंगा। तो इन सारे नंबर्स में से जो 48 से शुरू होने हेलो सर। 48 से शुरू होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है, 48 है। तो 48.79 की वैल्यू होगी 48। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर वेटिंग रूम इनेबल है सर। सर वेटिंग रूम डिसेबल कर दीजिए सर। कर दिया हूँ मैं, ऑटो एक्सेप्ट ऑल रिक्वेस्ट। ठीक है सर। देख लेना कोई जुड़े हैं क्या नहीं। सर नीचे होगा ऑप्शन के पास। एक मिनट बेटा। आजम कौन है, सर हमारी CSC है, हमारी क्लास के सर नाजम। वो मेरी स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे हैं, आप रोक दो ताकि मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकूं। सर हुआ। हो गया, चलो चलिए हम पढ़ते थे फ्लोर के बारे में। तो फ्लोर फंक्शन में क्या होता है, जो 48.79 है, तो आप सिंपल समझिए, ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो 79 है इसको हटा दे के 0 रख के हमें रिटर्न करेगा, मतलब सबसे छोटी वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो है 48.0। और इसका भी डाटा टाइप रिटर्न टाइप क्या होता है, डबल होता है। और ये फ्लोर फंक्शन कितने पैरामीटर्स को लेता है, सिर्फ एक पैरामीटर को लेता है। जैसे यहाँ पे देखें फ्लोर एक्स, तो ये कितने पैरामीटर्स है, सिर्फ एक पैरामीटर है। तो फ्लोर फंक्शन हमारा कितने पैरामीटर को लेगा, एक पैरामीटर को लेगा। और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो कौन से टाइप में होगी, वो डबल टाइप में होगी। अब यहाँ देखिए कुछ और इसी तरह के कुछ फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे एबीएस है, एबीएस यानी हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको लिए
cstd lib फाइल को, हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। और ये क्या करेगा, आप पॉजिटिव वैल्यू दो या नेगेटिव वैल्यू दो, ये आपको रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू ही। मतलब अगर मैं -7 दूंगा तो भी 7 बना देगा, 7 है तो भी 7 बना देगा। मतलब ये माइनस वैल्यूज को हटाकर क्या बनाता है, प्लस बनाता है। यहाँ देखिए मैंने -7 दिया था यहाँ पे, तो मेरा आउटपुट आएगा 7। यहाँ पे है सील, जैसे कि फ्लोर हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो छोटी वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब ये जो सील क्या करेगा, उसका नेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम सील में दे रहे हैं 56.34 हम दे रहे हैं, तो 56.34 के बाद वाली नेक्स्ट वैल्यू क्या है, डेसिमल पॉइंट को हटाकर, मतलब ये 34 को हटा देंगे तो 56 के बाद वाली नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 57 है, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा 57। अब ये जो कॉस्ट फंक्शन है, ये आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉस्ट फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये है हमारा सी मैथ हेडर फाइल में रहेगा। और ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन यानी ई पावर एक्स बोलते हैं, यहाँ पे ई पावर एक्स बोलते हैं। और यहाँ पे ई पावर की ई की वैल्यू फिक्स है, और यहाँ पे ई की वैल्यू है 2.718। मतलब जो भी आप देंगे 2.78 पावर बना के देगा। अगर आप EXP 10 देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2.718 टू द पावर 10 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे है फैप है, फैप्स है, FABS फंक्शन है। ये FABS फंक्शन भी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ गौर करना है ABS इंटीजर वैल्यू को लेता है, और ये एब्सोल्यूट किसको लेता है, फ्लोट वैल्यूज को, डबल वैल्यूज को भी लेता है। मतलब ABS जो काम करता है वही फैप करता है, माइनस वैल्यूज को, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में तब्दील करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये इंटीजर वैल्यूज को काम करेगा, और यहाँ पे ये फ्लोट वैल्यूज पे काम करेगा। और कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि फ्लोर, जैसे हमने अभी पढ़ा, फ्लोर यानी 45.67 है तो ये 67 हट जाएगा, 00 आ जाएगा, 45 आएगा हमारा आउटपुट। पावर है, जैसे हम अभी देखे थे 2 और 3 का पावर देखे थे, यहाँ पे क्या है, पावर 0.16 कामा 0.5, मतलब 0.16 टू द पावर 0.5 आएगा, तो आउटपुट 0.4 आएगा। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आप देखिए ये क्या है, टू लोअर है, मतलब जो भी वैल्यूज रहेंगे आपके इसमें स्ट्रिंग में, ये क्या कर देगा, लोअर बना देगा। मतलब अपर केस में रहे तो लोअर बनाएगा, लोअर केस में रहे तो भी लोअर बना के आप हमको आउटपुट देगा। इसी तरह आप टू अपर फंक्शन है, तो टू अपर फंक्शन क्या करेगा, किसमें तब्दील करेगा कैरेक्टर को, कैरेक्टर्स को क्या करेगा, अपर केस में तब्दील करेगा। मतलब अगर x लोअर केस में है तो अपर केस में बनाएगा, अगर ऑलरेडी अपर केस में है तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज इसी तरह हमें आउटपुट दे देता है। यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखिए आप पूरे चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, अभी तक जो मैं प्रीडिफाइंड फंक्शंस को इस्तेमाल करता हूँ, अभी मैं समझाया आपको प्रीडिफाइंड फंक्शंस, उनका इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे रखा हूँ मैं। ये सारे हेडर फाइल्स है जो ज़रूरत है मुझे वो सब इंक्लूड किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया टू अपर, ये एक फंक्शन है टू अपर ए, मतलब ये स्मॉल ए को क्या बना देगा, ये कैपिटल ए बना देगा। अगर आप आउटपुट में देखते हैं, देखिए यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं अपर केस में आ गया, ए को किस में बना दिया, तब्दील कर दिया, ये कैपिटल ए में तब्दील कर दिया। अब उसी तरह यहाँ पे एक दो वैल्यूज लिया हूँ मैं, 4.2 और 3.0, और ये 4.2 3.0 का मैं क्या कर रहा हूँ, पावर कर रहा हूँ, पावर कर रहा हूँ, मतलब पहले 4.2 ले रहा हूँ, 4.2 पावर 3.0 ले रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे भी एक पावर लिया, 5 पावर 4। आप बोल सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो कैलकुलेट इजी से कर सकते हैं, 5 पावर 4 यानी 5 को कितने मरतबा मल्टीप्लाई करना, 4 मरतबा मल्टीप्लाई करना। 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, तीसरी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, और चौथी मरतबा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। यहाँ पे देखिए 5 पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 625 आ गई। और उसी तरह हमने इस्तेमाल किया एब्सोल्यूट वैल्यू को, यहाँ पे एक एक्स में मैंने क्या लिया, माइनस वैल्यू लिया। जैसे मैंने बताया था आपको, एब्सोल्यूट क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में तब्दील करेगा। तो यहाँ पे मैं जो एक्स में ले रहा हूँ वैल्यू, जो एक्स में मैं ले रहा हूँ वो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू, और ये नेगेटिव वैल्यू किस में तब्दील होगी,
पॉजिटिव में तब्दील होगी। तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। देखिए आउटपुट 15 आया, हाँ 15 -15 का आउटपुट क्या आया, 15 आया। तो इस तरह हम यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब तक जितने भी हम पढ़े थे वो है प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन में हम फंक्शन का कोड नहीं लिखते, ये हमारे दिमाग में बिठा लेना जरूरी है। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम नहीं लिखे हैं, बस हम उसका इस्तेमाल किए हैं। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या करना होगा, सब चीज हमें लिखना होगा, हमारे प्रोग्राम में उसको हम लिखना होगा। नाम भी हमें चुनना है, उसका रिटर्न टाइप हमें डिसाइड करना है, वो कितने पैरामीटर्स लेगा नहीं लेगा पैरामीटर्स, ये भी हमें पता कर लगाना है, और उसका कोड कैसे लिखना है ये हमें लिखना होगा। इस चीज को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर यानी आप और मैं जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उनको बोलते हैं यूजर। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूजर ही सब कुछ करता है, मतलब यूजर ही फंक्शन नेम सेलेक्ट करता है, फंक्शन का नाम चुनता है, यूजर ही उसका रिटर्न टाइप डिसाइड करता है, यूजर ही उसका आर्ग्यूमेंट्स रखना या नहीं रखना ये डिसाइड करता है। अगर रखना है तो कितने आर्ग्यूमेंट्स रखना है, और कितने हर आर्ग्यूमेंट के क्या डाटा टाइप होना चाहिए, और फंक्शन का कोड क्या होना चाहिए, ये सब चीजें वही यूजर डिसाइड करेगा। लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शन में हमें कुछ डिसाइड नहीं करते, वो लोग बता दिए हैं फ्लोर ये काम करेगा तो फ्लोर ही करेगा वो काम, दूसरे फंक्शन से हम वो काम नहीं करा सकते। जो फंक्शन जो कोड लिख के उन लोगों ने दे दिया, हम सिर्फ उसी को इस्तेमाल करेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन में। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक हम सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वॉइड फंक्शन भी रहेंगे। वॉइड फंक्शन यानी अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, आमतौर पे फंक्शंस इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करते हैं या फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करते हैं या डबल वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करते हैं जो वो इंटीजर फंक्शन कहलाता है, डबल वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो डबल फंक्शन कहलाता है। अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, तो उस फंक्शंस को हम कहते हैं वॉइड फंक्शंस। क्या बोलते हैं, वॉइड फंक्शन। वॉइड मतलब वॉइड फंक्शन यानी फंक्शन जो कुछ वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा, उस फंक्शन को हम कहते हैं वॉइड फंक्शन। अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमें क्या क्या रखना है। पहले हमें ये मालूम करना होगा कि फंक्शन का नाम क्या रखना है, और उसके बाद हमें मालूम करना है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर है तो पैरामीटर्स है तो कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें देखना होगा कि हर पैरामीटर का क्या डाटा टाइप होना चाहिए, एक एक पैरामीटर का क्या डाटा टाइप होना चाहिए। फिर हमें देखना है कि अगर वो कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा नहीं कर रहा, फंक्शन को कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा नहीं कर रहा, ये हमें देखना है। ये सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमें फंक्शन बनाना है। अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए जो प्री डिफाइंड फंक्शन था हमारा इंट एबीएस एबीएस, ये फिक्स था, मतलब एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है और वो रिटर्न टाइप इंटीजर को रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम अपने मर्जी के मुताबिक कितने भी पैरामीटर्स रख सकते हैं, ये हमें डिसाइड करना है। यहाँ कितने पैरामीटर्स रखेंगे ब्रैकेट में, और उसके डाटा टाइप्स क्या होना चाहिए, इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। इसलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आर्ग्यूमेंट्स, मैंने बोला था कि दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक फॉर्मल पैरामीटर्स और एक एक्चुअल पैरामीटर्स। क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स और एक एक्चुअल पैरामीटर्स। याद रख लेना, फॉर्मल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स है जो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स हम मेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पे स्लाइड में सही नहीं है। यहाँ देखिए जब हम फंक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का टाइप लिखना होगा, मतलब रिटर्न टाइप लिखना होगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और वॉइड, डबल। फंक्शन का नाम लिखना होगा, और यहाँ पे जो पैरामीटर्स लिखते हैं इसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। जब फंक्शन कॉल करने वक्त
इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन को कॉल करते वक्त जो पैरामीटर्स इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। वो कॉलिंग फंक्शन कहाँ पे होंगे, हम मेन फंक्शन में करेंगे आमतौर पे। तो मेन फंक्शन में इस फंक्शन को जब हम बुलाएंगे वहां पे भी हम पैरामीटर्स का इस्तेमाल करेंगे, उन पैरामीटर्स को एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। लेकिन फंक्शन जब हम बना रहे हैं, फंक्शन का कोड लिख रहे हैं, फंक्शन का कोड लिखते वक्त जब हम पैरामीटर्स लिखेंगे ना, उस पैरामीटर्स को कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ये है पैरामीटर्स कैसे लिखते हैं। यहाँ दिखा दिया हमें कि फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। तो फॉर्मल पैरामीटर्स में पहले डाटा टाइप देते हैं और उसका नाम देते हैं, फिर कामा लगाते हैं, डाटा टाइप देते हैं, नाम देते हैं। ऐसा कितने पैरामीटर्स है उतने डाटा टाइप देते हैं, उसके बाद नाम लिखते हैं, फिर कामा लगाते हैं। हर आर्ग्यूमेंट, मतलब हर पैरामीटर के बाद हम कामा लगा के दूसरा डाटा टाइप लिखे और दूसरा आर्ग्यूमेंट का नाम लिखते हैं। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन का पूरा कोड नहीं लिखते, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स देते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, फंक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त हम क्या करेंगे, सिर्फ फंक्शन का नाम देंगे और वहां जो पैरामीटर्स देंगे उन पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। और एक्चुअल पैरामीटर्स का भी सिंटैक्स इसी तरह होता है। हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं, ए कामा बी कामा सी, इस तरह। वहां हम डाटा टाइप नहीं देते एक्चुअल पैरामीटर्स में। एक्चुअल पैरामीटर्स में हम डाटा टाइप नहीं देते, वहां पे सिर्फ एग्जीक्यूट करना है तो हम वैल्यू दे देते हैं, यानी एक्सप्रेशन दे देते हैं, या हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे पैरामीटर्स, बगैर पैरामीटर का भी आप फंक्शन बना सकते हैं। इसका ये ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में पैरामीटर्स हो, पैरामीटर के बगैर भी आप क्या बोलते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। और रिटर्न टाइप के बगैर भी आप अपना फंक्शन बना सकते हैं। तो अगर कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक कीवर्ड है, रिटर्न एक कीवर्ड है, रिटर्न एक रिजर्व्ड वर्ड है। तो रिटर्न का इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अगर वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा तो हम रिटर्न का इस्तेमाल करके इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करते हैं। और रिटर्न स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसा होता, देखिए, पहले हम लिखते हैं रिटर्न, उसके बाद यहाँ एक्सप्रेशन में लिख देते हैं वैल्यू। अगर मुझे x की वैल्यू को रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न x। अगर y की वैल्यू को रिटर्न करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिटर्न y। तो इसी तरह रिटर्न एक रिजर्व्ड वर्ड है, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़े थे, कीवर्ड्स है, रिजर्व्ड वर्ड्स है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो मैं लिखा हूँ। रिटर्न टाइप इसका मैंने डिसाइड किया डबल, फंक्शन का नाम मैंने डिसाइड किया लार्जर। अगर आप चाहे तो इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मैक्सिमम बोल के, या कुछ भी दे सकते हैं। और ये प्री डिफाइंड फंक्शन में नहीं होता, वो जो नाम डिसाइड करा, वो जो नाम फिक्स करा, उसी को इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं डबल एक्स डबल वाई, मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ और ये पैरामीटर्स क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स है। और यहाँ पे एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं, x ग्रेटर देन y, तो मैक्स में x रख ले रहा हूँ। नहीं तो मतलब ये कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, x और y में दोनों में से कौन सी बड़ी है वो वैल्यू मैं मालूम कर रहा हूँ, और वो मालूम करके किस में रख रहा हूँ, मैं मैक्स में रख रहा हूँ, और मैक्स को रिटर्न कर रहा हूँ। इसी फंक्शन को एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरा तरीका है। मैंने कोई भी वैल्यू नहीं लिया, कोई भी एक, जैसे कि यहाँ पे मैं मैक्स लिया था, यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल नहीं लिया, सीधे उसी को रिटर्न कर रहा हूँ। देखिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y रहे तो मतलब x बड़ा है तो मैं x को ही रिटर्न कर दूंगा। अगर x बड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है y बड़ा होगा तो मैं y को रिटर्न करूंगा। या नहीं तो ये ऐसा भी फंक्शन आप लिख सकते हैं, x बड़ा है तो x रिटर्न करूंगा, अगर नहीं है मतलब यहाँ से वहां चले जाएगा, जब नहीं गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से भी रिटर्न y एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे पैरामीटर फंक्शन को, जब फंक्शन प्रोटोटाइप का भी होना जरूरी है, याद रखिए। फंक्शन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तीन चीजें लिखते हैं। एक फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, जो अभी हम लिखे फंक्शन डेफिनेशन, इसका पूरा कोड लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। दूसरा है फंक्शन कॉलिंग, जो हम मेन प्रोग्राम में लिखते हैं, मेन प्रोग्राम में उसको कॉल करते हैं, जो सिर्फ वहां पे फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स लिखते हैं।
और तीसरा जो अहम ज़रूरी है फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप में हम ये बताते हैं, सिर्फ 3 चीज़ें बताते हैं यहाँ पे। फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स बताते हैं, इसका कोड नहीं लिखते। देखिए यहाँ पे देखिए फंक्शन का टाइप बताया, फंक्शन का नाम बताया, पैरामीटर बताया, कामा बता दिया, और ये हम हमारे हेडर फाइल्स के तुरंत बाद लिख देते हैं। मतलब हम जहाँ पे हेडर फाइल्स लिखते हैं वहाँ के बाद जो लिखते हैं उसको फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, ताकि ये कंपाइलर को पता चल जाए कि मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का क्या नाम रखा, वो क्या रिटर्न टाइप ले रहा है, क्या पैरामीटर्स ले रहा है, ये मालूम करने के लिए हम फंक्शन प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फंक्शन प्रोटोटाइप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ कंपाइलर्स में एरर आता है। देखिए यहाँ देखिए डबल लार्जर, ये जो लिखा हूँ मैं ऊपर, इसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। यहाँ जो लिखा मैं, ये पूरा हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप है। ये दो भी जो है क्या है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। और जैसे मैंने बोला ना फंक्शन कॉलिंग, हम हमारा फंक्शन को कॉल करते हैं वो मेन में करते हैं। ये जो मेन फंक्शन है लार्जर ऑफ 5,10 जो लिखा हूँ, ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। और एक भी बात बोला था मैं, फंक्शन कॉलिंग में हम इसके डाटा को लिखते हैं, 5,10 लिखते हैं या ए बी लिखते हैं, लेकिन इसमें डाटा टाइप नहीं लिखते, इंट ए इंट बी बोल के नहीं लिखते। ए बी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 लिखा है, 1 2 लिख सकते हैं, लेकिन इंट 1 इंट 2 बोल के नहीं लिखते, 1 1 2 2 बोल के नहीं लिखते। ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को पहचानने का तरीका एक है कि यहाँ पे हम डाटा बगैर डाटा टाइप के लिखते हैं, इसके जरिए हम फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को पहचान सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप, ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग, ये दो हमारे फंक्शन कॉलिंग है ये। और ये अगले में हम यहाँ पे देखिए, ये जितना भी है ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन है तो हर प्रोग्राम के, हर यूजर डिफाइंड फंक्शन के 3 चीजें होना जरूरी है। एक है फंक्शन प्रोटोटाइप, और दूसरा है फंक्शन कॉलिंग, और ये तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन। तो ये फंक्शन डेफिनेशन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करिए, लार्जर ऑफ 5,10, 5 और 10 में से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, तो आउटपुट आएगा 10। एंटर 2 नंबर्स बोल रहा है, फिर आप एंटर कर रहे हैं 25 73, और लार्जर ऑफ 25 73 73 है, तो सिर्फ मैं यही लिखा हूँ कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे पहचाने, और 3 नंबर्स में से लार्जर नंबर को पहचानने का भी प्रोग्राम हमने लिखा। 23 34 और 12 में से सबसे लार्जर नंबर क्या है, वो लार्जर नंबर है 34। तो ये थे हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और यहाँ पे ये कुछ कैसे फंक्शन में फ्लो कैसा होता है, एग्जीक्यूशन कैसा होता है। जैसे कि हमने बोला एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से शुरू होता है, मेन से शुरू होता है। मेन में जो पहला स्टेटमेंट जो लिखेंगे आप, वहां से शुरू होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ प्रोग्राम से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूशन यहाँ पे मेन में आता है, मेन से अंदर होता है। जैसे कि लार्ज आया, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉलिंग आ गया लार्ज 5.2, उसके बाद ENDL एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तीसरा नहीं एग्जीक्यूट होगा। यहाँ से ये लार्ज 5.5, 10 से सीधे वहां पे चले जाएगा जहां पे मैंने लार्जर फंक्शन को लिखा है। कहाँ लिखा है मैंने लार्जर फंक्शन, यहाँ पे लार्जर फंक्शन को लिखा है। तो यहाँ पे लार्जर फंक्शन को आके इसको एग्जीक्यूट करके ये रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके फिर मेरे प्रोग्राम में पीछे आएगा, मेरे प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में रिटर्न आएगा। रिटर्न आके यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। फिर उसके बाद अगली लाइन में जाएगा, फिर अगली लाइन में जाएगा, फिर अगली लाइन में जाएगा। जैसे ही फिर से उसको फंक्शन कॉलिंग हो गया, अगली लाइन में नहीं जाता, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट आ गया तो अगली लाइन में जाने के बजाय ये कहाँ चले जाता है, जहां पे वो फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे कि लार्जर फंक्शन मैंने दूसरे स्लाइड में लिखा, तो ये लार्जर फंक्शन के यहाँ पे चले जाता है और उसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करके रिटर्न x या रिटर्न y यहाँ से करके फिर कहाँ आता है रिटर्न, ये जहां से ये गया था फिर वहीं पे आ जाता है। फिर उसके बाद ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। कंपेयर 3 को, ये भी एक फंक्शन है, फिर कंपेयर 3 में चले जाता है। कंपेयर 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये कंपेयर 3 को एग्जीक्यूट करके यहाँ चले जाता है। फिर यहाँ से फिर लार्जर फंक्शन में भी जा सकते हैं आप, और यहाँ से रिटर्न जब होगा, यहाँ से रिटर्न जब होगा तो फिर कहाँ पे आता है, यहाँ पे रिटर्न आ जाता है। तो इस तरह क्या बोलते हैं हम, फंक्शन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कंट्रोल हमारा एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा।
मतलब मेन में से फंक्शन में जाएगा, फिर फंक्शन में से मेन में आएगा, या फंक्शन में से फंक्शन में भी कभी घूमेगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा फंक्शन एग्जीक्यूट करते वक्त, यहाँ से वहाँ जाने, वहाँ से यहाँ आने के लिए। और रिटर्न स्टेटमेंट जब भी इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर से मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। इस स्लाइड में मैंने यही बताया है। और ये है हमारा फंक्शन का सिंटैक्स। फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, ये रिटर्न टाइप, फंक्शन टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। और फंक्शन कॉलिंग का कैसे लिखते हैं, हम सिर्फ नाम लिख देते हैं। और वाइड यहाँ पे रिजर्व वर्ड है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ये थे हमारे आज के फंक्शंस। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एरेस के बारे में। जब भी मैं लूँगा मेरी अगली क्लास, तब मैं पढ़ूँगा आपको एरेस के बारे में या उसके अगले टॉपिक के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप माइक अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं। किसी को डाउट्स है? थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो।